नमस्ते दोस्तों, नमस्ते सूद सर, नमस्ते उदय जी। दोस्तों आज हम जो एफसीआरए का अमेंडमेंट्स है उस पे चर्चा करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक फैसला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो मार्च में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है और वो शायद अभी मॉनसून सेशन में पास हो जाएगा पार्लियामेंट के ज़रिए। सो ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और ये एफसीआरए एक्ट जो है वो 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली फॉरेन फंड्स जो इंडिया में आते हैं इन द नेम ऑफ फिलांथ्रोपी या इन द नेम ऑफ सोशल वर्क, तो उसको रेगुलेट करने के लिए। फिर ये चलता रहा। इस पे जो पैसे आते थे ये एक अनकंट्रोल्ड वे में आते थे। इसका कोई हिसाब नहीं होता था कि कहाँ पे पैसा खर्चा हो रहा है, कहाँ पे जा रही है। और अगर मान लीजिए कि अगर 100 करोड़ रुपए आए हैं तो काम कितने पैसों का हुआ है, स्कूलें कितने बनी, हॉस्पिटल कितने बने, गरीबों का क्या उत्थान किया गया, ये वो सब चीजें एक चैलेंजेस थे। तो 2020 में इस पे एक अमेंडमेंट्स लाए गए इन द सेंस पहले बार इन द सेंस दैट इसका जो पैसा आता था पहले वो था कि मल्टीपल अकाउंट्स में आते थे, कोई एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन एक जगह पे फिक्स नहीं था। तो गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट लाया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 11001 जो आपका कनॉट प्लेस एरिया में दिल्ली में है, उसका जो ब्रांच है उसी के जरिए पैसे आएगा। और आपको जो भी संस्था है, जैसे एक एनजीओ है, उनको अगर फॉरेन ग्रांट अगर 50 करोड़ रुपए मिले हैं तो उस ब्रांच और बैंक के जरिए आएगा। और आपको एट द डे एंड जो आप रिटर्न्स फाइल करते हैं या आप अपने एक्सपेंसेस दिखाते हैं, तो आपको उसके अराउंड एक्सपेंसेस दिखाने पड़ेंगे कि आपने क्या क्या किया या क्या नहीं। खर्चा जो कि अगर मैंने 4 बिल्डिंग बनाए, स्कूलें बनाई, तो उस पर अगर मेरे 50 करोड़ से मेरे 45 करोड़ 45 करोड़ का खर्चा हुआ तो वो हमें दिखाना है। बाकी मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और जो मैं मेंटेन करता हूँ उसका क्या खर्चा है, ये ब्रेकअप मांगा गया। तो वो एक पहला स्टेप पे इंडिया से करीबन जो रजिस्टर्ड जो फॉरेन फंडेड 25,000 एनजीओ इंडिया में बंद होकर भाग गए। नाउ ये सरप्राइजिंग क्वेश्चन ये है कि ये चले क्यों गए, जब ये इंसानियत या गरीबों के लिए काम अच्छे काम कर रहे थे तो फिर गए क्यों? क्योंकि उनको सरकारी रेगुलेशन के अंडर वो जैसे ही ये कंडीशन डाला गया वो सरकारी रेगुलेशन से बाहर हो गए। तो इसलिए वो चले गए, इंक्लूडिंग बिग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल, और ये वो इंडिया में इनका काम बंद करके चले गए। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा इसका जो लेवल ऑफ मनी है, ये मतलब एक ह्यूज अमाउंट है। एस्टिमेट्स बताते हैं कि सालाना 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया में आते थे, एंड प्राइमरीली कमिंग इन फ्रॉम द सोरोस फाउंडेशन, द ओपन सोसाइटी एंड द डीप स्टेट, जो भी आप अमेरिका में बोलो तो उनके जरिए। ये इवेंजेलिकल सोसाइटीज होते, क्रिश्चियनिटी प्रमोट करते, ट्राइबल एरियाज में काम करते, और वहां पे इनका डायरेक्ट कनेक्शन नक्सलवाद से मिले हैं, इनका डायरेक्ट कनेक्शन वेरियस नॉर्थ ईस्ट के अंडरग्राउंड आउटफिट से मिले हैं। सो उस तो यहाँ तक ये 2020 में ये चेंजेस लाए गए थे। अब जो नया अमेंडमेंट आया है इसमें ये चेंज और फर्दर ऑन लाया जा रहा है, क्योंकि एफसीआरए का लाइसेंस लेना अभी मैंडेटरी हो गया। जैसे मैं भी अगर एनजीओ शुरू करना चाहता हूँ और मेरे पास फॉरेन फंड्स आना है, तो मेरे को एक एफसीआरए लाइसेंस लेना पड़ेगा जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं इंडिया में जो आज भी ऑपरेट कर रहे हैं, मगर इनके पास एफसीआरए का लाइसेंस नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है। तो सरकार अभी ये बोल रही है कि अगर आपने एफसीआरए लाइसेंस आपका कैंसल्ड है और आप फिर भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो सरकार का राइट है कि आपके फंड और आपका जो संस्था है, जो भी आपने प्रॉपर्टी बनाया है, जो भी आप एनजीओ के नाम पे बिल्डिंग्स ये वो खड़े किए हैं, उसको कॉन्फिस्केट करने का हमारे पास राइट होगा। सरकार के पास गवर्नमेंट का एक बॉडी होगा जो राइट है। इसके वजह से बहुत बड़ा हलचल मच गया है। और हलचल यहाँ पे ऐसा हुआ है कि हमने देखा है कि मार्को रूबियो इंडिया में आए थे, तो उनका जो दिल्ली जाने से पहले वो कलकत्ता आए। कलकत्ता में वो मिशनरी ऑफ चैरिटी में गए, वहां पे इनका भी एफसीआरए लाइसेंस कैंसल था, फिर इनका शायद रिन्यू हुआ था बाद में। तो ये यहाँ पे आए और आज हम देख रहे हैं या पिछले हफ्ते हम देखे कि यूएस सेनेट में वहां पे जो मेन जो पार्टीज है, डेमोक्रेट्स हो और रिपब्लिकन्स हो, ये दोनों इस चीज को लेके बड़ा परेशान है कि मॉनसून सेशन पार्लियामेंट में इंडिया में आएगा और ये अगर अमेंडमेंट पास हो गया तो हमारे जो एसेट्स है इंडिया में वो भी गवर्नमेंट ले जाएगी। तो पॉइंट ये है कि देश का कानून हमारे सरकार बना रही है हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे समाज व्यवस्था के लिए, तो इसमें अमेरिका को परेशानी क्यों हो रहा है?
क्योंकि आज भी वो चाहते हैं अगर गरीबों का मदद करना तो एफसीआरए के रूट में आ सकते हैं। पैसा भेजो आप, फिर एक एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन करो, लाइसेंस करो, काम करो, अस्पताल बनाओ, स्कूल एजुकेशन करो, आप फिर चले जाओ। नहीं, मगर उनको ये परेशानी हो रही है क्योंकि उनका कन्वर्जन नेटवर्क फिर फंसेगा इसमें, उनका जो टेररिस्ट फंडिंग है वो फंसेगा, और फिर फर्दर ऑन जो उनको इंडिया को इंटरनली जो डिस्टेबलाइज करते हैं वेरियस मीडिया हाउसेस, जर्नलिस्ट, फिर ये वो बना के जिनके जरिए एक नैरेटिव चालू करते हैं, जिनको ये थोक के भाव में पैसा देते हैं, वो रास्ता बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये जो अमेंडमेंट है ये हमारे देश के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा काम है। ओवर टू यू उदय। यस उदय, आप आइए, फिर मैं बात करता हूँ। नहीं सर, ये बिल्कुल बहुत अच्छा मूव है इंडियन गवर्नमेंट का। घर हमारा है भाई, यहाँ वी आर इन चार्ज ऑफ दिस हाउस, हाउ कैन यू स्टार्ट इंटरफियरिंग। और मैं तो इन्वॉल्व रहा हूँ इन काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहां मैं करोड़ों रुपए आ रहा है इन ऐसे नाम के लिए कि भाई रिलीजियस के ऊपर या ऑन ये ये क्या अपना सोशल वर्क है और नेचर के ऊपर करते हैं आके, और करोड़ों रुपए इनका आता है, एंड विच रियली गेट्स डाइवर्टेड इनटू वेरी सस्पिशियस एक्टिविटीज इन इंडिया। आई थिंक इट इज अ वेरी गुड मूव एंड इट शुड बी डन। भाई हमारा घर है, हम इंचार्ज हैं। आप क्या लेके आ रहे हो पैसे, अगर वो पैसे लेके भी आ रहे हो तो हमारा काम है वो देखने के लिए कि इट इज राइटली यूज्ड, सही काम के लिए। अगर सही काम के लिए देख रहे हो तो आपको क्यों डर लग रहा है? उनको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि उनका ये गलत उसका काम हो रहा है ना जाके सारा चीजों का। अरे कई पत्रकार हैं हमारे यहाँ, आज उन्होंने महल जैसे घर बना लिए। कहाँ से आ गए इनके पास घर? बिकॉज मीडिया खरीद के रखा हुआ इन्होंने। एक वो हमारे धुरंधर का आर्टिस्ट है, उसने बेचारे ने कह दिया कि भारत माता की जय, उसके ऊपर जर्नलिस्ट लोग उसके अगेंस्ट में लिखे जा रहे हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु आर ऑन द पेरोल ऑफ सच एनजीओस। बिल्कुल सही बात की। जैसे आपने शोभिक, आपने भी बहुत सी क्लैरिटी दे दी कि एक्चुअली बिल के अंदर क्या है, क्यों बिल लाया जा रहा है। और ये पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश हुआ था मार्च के अंदर, और जून के अंदर जो आपका सेशन होगा इस टाइम पे मानसून सेशन, वहां पे डिस्कस किया जाएगा, रात इसको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे बीजेपी या एनडीए की पूरी मेजोरिटी है पार्लियामेंट के अंदर, दोनों हाउसेस के अंदर। और देखिए, यूएस हमेशा इंडिया को परेशान करता था, इंडिया के खिलाफ काम करता था। रवीश कुमार का नाम ले लीजिएगा, वो भी, उनको भी यहाँ से फंडिंग आती थी। फिर आप केजरीवाल का नाम ले लीजिएगा, केजरीवाल को फोर्ड फाउंडेशन से करोड़ों रुपए आए, किस लिए दिए गए? इंडिया को टारगेट करने के लिए, इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। रवीश कुमार हमेशा इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था। आप जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट आप अपना व्यू दीजिए, नॉर्मल का व्यू दीजिए। आप देश के खिलाफ हमेशा व्यू देते थे, फिर उल्टी सीधी रिपोर्टें देता था। फिर आपको एक और याद होगा, एक हमारे जर्नलिस्ट यूएस के अंदर जो बैठी है, राना यूब, उसके घर भी रेड हुई थी और वहां पे बहुत से पैसे मिले थे उसके घर में, क्योंकि उसको भी वहां से फंडिंग हुआ करती थी। वो वाशिंगटन पोस्ट के अंदर काम करती है, उसको चाइना और यूएस दोनों सपोर्ट करते थे। तो इसके साथ मैं आपको एक बात कहूंगा कि इंडिया के अंदर कन्वर्शन का काम बहुत सालों से चल रहा है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो बहुत सी एनजीओ यहाँ काम करती थी इंडिया के अंदर, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को कन्वर्ट कर दिया। और नेहरू ने कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। लेकिन उस टाइम पे पहले जो चीफ थे आईबी के, उन्होंने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया, यानी कि जो स्पेशली अरुणाचल प्रदेश है उसको डिक्लेयर कर दिया नेफा, और वहां पे सबका आना जाना बंद कर दिया, स्पेशली फॉरेनर्स का। और नेफा के अंदर तब तक सारा काम हो चुका था, यानी कि जो सारे लोग थे, ट्राइबल थे, कमजोर थे, उनको कन्वर्ट कर दिया गया। उन्होंने वहां पे स्कूल खोले कुछ, जिसके अंदर हिंदू टाइप के स्कूल खोले, जहां पे उन्होंने हिंदुइज्म को पे काम करना शुरू कर दिया। और इन आईबी के चीफ का नाम था BN मलिक। बहुत काम किया उन्होंने। इवन जो आपका वार हुआ चाइना के साथ, जहां पे आर्मी नहीं पहुंची थी, वहां पे इन्होंने अपने लोग बिठा दिए थे। फिर आपको एक और बात कह दूं, साउथ कोरिया एक क्रिश्चियन, एक बुद्धिस्ट कंट्री है, जहां पे यूएस की बेसिस है, यूएस उनकी सिक्योरिटी देखता है। आज साउथ कोरिया के अंदर 50% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। फिर नेहरू ने जिस तरीके से इनको फ्री हैंड दिया था, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा था। लेकिन इसके साथ साथ एक बात कह दूं आपको, 15 से 20 साल पहले एक इंसिडेंट हुई थी झारखंड, शायद मुझे झारखंड के अंदर, जहां पे एक ऑस्ट्रेलियन, वो अपने बच्चों के साथ साथ में उनकी वाइफ भी थी कार के अंदर, उसको आग लगा दिए एक आदमी ने, जिसका नाम था दारा सिंह। और यहाँ पे बहुत शोर मचा, और इनको आग इसलिए लगाई कि वो उड़ीसा में
उड़ीसा में। तो क्योंकि ये जो दारा सिंह का आदमी था, ये इनके खिलाफ काम कर रहा था, क्योंकि वहां काम कर रहे थे कन्वर्शन का, तो दारा सिंह हिंदू होने की वजह से उसने इनको जला दिया। दुखद घटना उनको वार्निंग देने के बाद लेकिन बहुत बारी वार्निंग हाँ, दी उनको, हाँ लेकिन ये बहुत बार हुआ। हाँ लेकिन मेन बात यहाँ पे आती है कि आप क्यों आते हो इंडिया के अंदर कन्वर्शन करने के लिए। देखिए, फिर जैसे आपने भी बात की, मार्को रूबियो की बात की, मदर टेरेसा यहाँ पे 1950 में उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, मिशनरी फॉर चैरिटीज, एक रोमन कैथोलिक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1950 में एस्टेब्लिश किया था कलकत्ता के अंदर, और जो यहाँ पे एक गरीब लोगों का इलाज कर रही थी। एक्चुअली वो कन्वर्शन का काम कर रही थी। और आज ये भी कहा जाता है कलकत्ता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सी पॉपुलेशन कन्वर्ट हो चुकी है क्रिश्चियनिटी के अंदर, अपना नाम चेंज नहीं करते लेकिन क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इवन आप पंजाब के अंदर देखिए, बहुत से सिख हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, और अपना लेकिन नाम नहीं चेंज करते, आइडेंटिटी नहीं बताते। फिर जब मार्को रूबियो यहाँ पे आए तो उनको लगा था कि ममता बनर्जी जीत जाएगी और मैं उनके साथ मिलकर अपना एजेंडा फैलाएंगे, क्योंकि ये जो इनकी ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे आपकी यहाँ कन्वर्शन का काम होता है, एक्चुअली ये सीआईए के हेडक्वार्टर थे। और इनको जिस तरीके से इंडिया ने ट्रीट किया, जिस तरीके से इंडिया ने इनको साइडलाइन किया, उससे बात क्लियर हो गई कि इंडिया अपना माइंड बना चुका है कि ये जो कन्वर्शन का काम इंडिया के अंदर रोका जाएगा। फिर आपने देखा होगा पीएम मोदी के कई बार स्टेटमेंट आई है कि इंडिया की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। एक तरफ लोग मुस्लिम कन्वर्ट करते हैं हिंदूज को, दूसरी तरफ हिंदूज को कन्वर्ट किया जाता है क्रिश्चियनिटी के अंदर। साथ में जो हमारे ट्राइबल एरियाज है वहां पे जो ये मिशनरीज है बहुत स्पीड से काम करते हैं, और इनका जो इंडिया के अंदर मेन सपोर्टर बैठा है वो है सोनिया गांधी, क्योंकि वो भी क्रिश्चियन है और वो भी पंजाब के अंदर क्रिश्चियनिटी का काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि अब कन्वर्शन के काम को रोक दिया जाएगा, इस पे फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा, तो यूएस को परेशानी हो रही है। यूएस के सेनेट के अंदर डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन दोनों ने इसको अपोज किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा हम तो ये काम करेंगे, हमारी कंट्री के प्रोटेक्शन का काम है। लेकिन मेन बात है कि आप किसी कंट्री के साथ काम करते हो, वहां पे कन्वर्शन की क्यों जरूरत है आपको? क्यों कन्वर्ट करना चाहते हो? आप पाकिस्तान में कन्वर्ट करिए, मुस्लिम को कन्वर्ट करिए क्रिश्चियनिटी के अंदर, वहां पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंडिया सॉफ्ट टारगेट है, इंडिया के अंदर आप इजीली काम कर सकते हो, इसलिए आप इंडिया के अंदर कन्वर्शन का काम कर रहे हैं। डेमोक्रेसी है सर ये मिशनरीज जो है या इवेंजेलिकल सोसाइटी जो है, ये पाकिस्तान हो बोलिए या बांग्लादेश बोलिए या आप फिलीपींस तो खैर कन्वर्ट हो गया, मैं ये बोल रहा हूँ कि जापान इंक्लूडेड, जापान जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना मैसिवली युद्ध हारा था, उसके बाद आज भी तो पूरा अमेरिका का एलाई है। सो मतलब वो जो बेसिस बने हुए, मगर उसमें भी जापानीज पीपल डू नॉट अलाउ मिशनरीज है, बिकॉज उनको जो अपना कल्चर है, अपना सभ्यता है, इसको प्रोटेक्ट करने का हर किसी को राइट है। चाइना में भी आप छुपते छुपाते होता है, जापान में भी छुपते छुपाते होता है ये मिशनरी वर्क, बट खुले हुए में कोई नहीं कर सकता, बिकॉज वहाँ पे रूल्स है। और हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली वही जो आपने बताया सूद साहब, इंडिपेंडेंस के बाद भी इस तरीके के चीजों का कोई रूल ही नहीं बना, और रूल बना भी जैसे 1976 में ये FCRA एक्ट बना था, मगर ये एक वेग सा एक एक्ट था जहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था, ना कोई उसका चेक पॉइंट होता था कि कहीं पे मान लीजिए मैं आपको बंगाल का, जैसे आपने बोला, बंगाल का एग्जांपल दे सकता हूँ। 2014 15-16 से जैसे हम पहाड़ों में पुरुलिया, उदय सर भी जानते होंगे, पुरुलिया झारग्राम, ये वो वाला जो, हाँ पुरुलिया, यहाँ पे एक आर्म्स ड्रॉप का केस भी हुआ था बहुत पहले, आपने याद होगा कि एक मुझे याद है, बिल्कुल याद है। एक्चुअली ब्रिटेन से ही वो प्लेन आया था। और आपको मैं एक बात बता दूं, पुरुलिया की अगर आप बात करेंगे, पुरुलिया का जो सारा काम था वो एक्चुअली जो पायलट था वो ब्रिटिश नहीं था, किसी और कंट्री का था, शायद रशियन रिपब्लिक कंट्री का होगा। उस पायलट ने उनकी जो गवर्नमेंट है उनको इन्फॉर्मेशन देती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि यहाँ पे आर्म्स ड्रॉप होने वाले हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया, और प्लेन जब आर्म्स ड्रॉप करके चला गया तो वापस जब आ रहा था तो उसको पकड़ा गया। और ये एक्चुअली वो जो आर्म्स ड्रॉप थे वो वहां के कुछ लोग थे उनके लिए किया गया था, ताकि कम्युनिस्टों को हटाया जाए। सर ये बेल्ट क्या है सर ये पुरुलिया वाला जो बेल्ट है, ये तो माओवादी वाला बेल्ट था, ये आज जाके शांत है, मगर वो एक टाइम पे ये जो सेंट्रल जो इनका स्ट्रिप है ना, बंगाल, उड़ीसा, फिर आप मतलब जाते जाते वेस्ट में, मतलब वो आंध्रा तक जो बेल्ट है, ये पूरा माओवादी वाला बेल्ट था। मतलब एक टाइम पे जिस ग्रुप के लिए निकाला गया था, एक्चुअली जिस ग्रुप को ये आर्म्स देने से, मुझे नाम नहीं आ रहा याद उसका, वो ग्रुप कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई जब उसको पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया, तो नेचुरली ब्रिटिश ने करना करेक्ट किया रॉ से कि भाई हमारे आदमी को आपने पकड़ लिया, क्योंकि उसी के थ्रू रॉ ने इन्फॉर्मेशन पास की थी गवर्नमेंट को भी, क्योंकि मैं उस टाइम पे लंदन में बैठा हुआ था।
तो उस आदमी को जेल से हमने भगवा दिया, जेल से भाग गया तो लोकल पुलिस ने फिर उसको अरेस्ट कर लिया। फिर इनके अच्छा। टोनी ब्लेयर इनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए थे, उन्होंने फिर बात की कि हमारे आदमी को छोड़ो भाई, हम ही ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में, लेकिन शायद हमारे कुछ रूल या सिस्टम ऐसे हैं कि हम उसको छोड़ नहीं पाए। कुछ सालों के बाद उसको हमने छोड़ दिया, जब उसकी सजा पूरी हो गई जल्दी उसको मतलब रिहा कर दिया। लेकिन पुरुलिया का केस डिफरेंट था, यानी कि मैं वही बात तो ये जो मैं आपको जो बोल रहा था, ये जो मतलब थोड़ा सा जंगल वाला बेल्ट है, पुरुलिया से आगे जाते फिर आप जमशेदपुर झारखंड जहाँ पे मेरा भी घर है, तो ये वाले बेल्टों में आपको जंगलों के बीच, डेंस जंगलों के बीच में अचानक से एक चर्च दिख रहा है। मतलब मैं जब शुरू में जाने लगा तो मतलब बड़ा अजीब होता था। फिर मेरा घर जब बन रहा था तो वहां पे कोई तो मजदूर हम लेके आए, तो काम करने के लिए नाम पूछा तो किसी का नाम जॉर्ज, किसी का नाम एंड्रू। मैं बोला ये सब नाम कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है, तो फिर मतलब उस पे अराउंड मैं मतलब लिखा भी कई जगह पे, मैंने ऐसा फोकस भी किया कि इस पे प्लीज आप लोग घुसिए, क्योंकि जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या था सर, नॉर्थ ईस्ट में एक टाइम पे ट्राइबल्स थे, हम लोग भी रहे। मैं तो आपको पता है ओरिजिनली मेरा पैदाइश शिलोंग था, तो वहीं पे हम लोग पले बड़े, स्कूल कॉलेज बड़े, मतलब बहुत अच्छा था। मतलब इट वॉज नोन एज अ स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, और सुंदर जगह था। तो काफी ट्राइबल्स थे, हम थे, सारे एक साथ रहते थे। मगर उसके बाद जैसे ये मिशनरी इंटरवेंशन बढ़ता गया 1979, 1980, 81 तक अचानक से वहां पे दंगे शुरू हुए। और दंगे क्या हुआ कि नॉन ट्राइबलों को भगाओ। नॉन ट्राइबल मतलब हम आप जैसे जो मतलब मेनलैंड इंडिया के हैं, तो इन लोगों को भगाओ। तो इनके उस टाइम पे नेपालियों के साथ भी लड़ाई हुआ करती थी, जो वहां के लोकल है वो नेपालियों पे अटैक किया करता था। हाँ, नेपाली जो हिंदू थे। तो ये जो चीज, ये फंडिंग जो है, क्योंकि हर एक चीज के पीछे आज हमारे दिमाग में क्लियर है कि हर एक ये मतलब प्रॉब्लम के पीछे एक फंडिंग का सोर्स होता है, चाहे वो इस्लामिस्ट हो, चाहे वो मिशनरी हो, चाहे कोई भी हो। तो ये फंडिंग जो आता था तब। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी उदय। सौविक, आप कलकत्ते के हो, आपके यहाँ मदर टेरेसा आई, वो क्या सोशल वर्क करने आई थी? उसको तो पोलैंड के यहाँ, उसको पोलैंड से भेजा गया था कि आप जाइए हिंदुस्तान में, आपको खुली छूट है, आपको सब फंड मिलेंगे, पैसा वैसे की कोई कमी नहीं होगी, आप जाइए वहां से शुरू कर। ये देखिए, ये जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ ये न्यूसेंस चल रहा है, लेकिन ये कांग्रेस की नीति थी टू अपीजमेंट ऑफ दिस पीपल। तो वो उन्होंने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध दिया थे। आज आप देखिए कलकत्ते में कितने क्रिश्चियन है, लेकिन उन्होंने नाम चेंज नहीं किया, उन्होंने नाम हिंदू रखा। आज आप जाइए पंजाब में 1/3 क्रिश्चियन हो गए हैं। अब वो 1/3 क्रिश्चियन ऐसे बन गए हैं कि उनको पूछे क्यों क्रिश्चियन बन गए, उनका पास जवाब नहीं है। जी दारू मिल गई सानू, ड्रग मिल गया और पैसे मिल गए, बस बन गए। लेकिन 1/3 इट इज अ नेशनल प्रॉब्लम। एक्चुअली डेमोग्राफी की जो बात कर रहे हैं मोदी जी बार बार, ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है जो हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ तब से चल रहा है। आई एम ग्लैड कि नाउ दे आर इन अ पोजिशन टू टेक फर्म स्टैंड एंड इनको पूरा डिस्करेज कर दिया। फोर्ड फाउंडेशन हो गया, अरे PL 480 ने कितनी बदमाशी की थी, यही बोल के कि हिंदुस्तान के अंदर भुखमरी हो रही है, पैसों की चीजों की जरूरत है, एंड उनका PL 480 का सारा फंडिंग जा रहा था इनटू दीज एक्टिविटीज ऑफ कन्वर्शन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो एनीवे आई एम ग्लैड कि ये बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स कमिंग अप, आंखें खुली है सबकी। और आज कम से कम हिंदुस्तान के हिंदुओं को जरा जोश आया एंड वो रिलेशन आई है, एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एंड वी विल ब्लॉक दिस न्यूसेंस जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर फैलाया जा रहा है, हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा रहा है। बिल्कुल। और मेरा तो ये भी अपील होगा कि मतलब इसको जो भी हम सारे जो हिंदुस्तान के जो जनता है या जो भी हमें देखते हैं कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कीजिए, मगर राष्ट्रवाद वाले मुद्दे पे प्लीज इकट्ठा हुई है, नहीं तो हम सारे खत्म हो जाएंगे। आज जैसे ऑपोजिशन लीडर्स बिहेव करते हैं तो ये मतलब बिल्कुल कई जगह। हाँ जी शोभिक, आपकी इस बात से मैं एग्री नहीं करता। हम सब नहीं खत्म हो गए, ये अपोजिशन खत्म हो रहे, खत्म हो जाएंगे, सारी पार्टियां टूट रही हैं, क्योंकि इनका एजेंडा नेशनलिज्म नहीं है, इनका एजेंडा एंटी नेशनल। और इनको आप सीधा नहीं कर सकते, आप इनको समझा नहीं सकते, ये समझेगे ही नहीं। ये समझे, इनको चाहिए सिर्फ पावर देके देश को लूटना चाहते हैं। आप आज जिसकी पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी फिर टूट गई, 6 आदमी उसके निकल गए, 6 MP निकल गए। इसी तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, क्योंकि इनका एजेंडा कोई नहीं था, इनका एजेंडा था एंटी नेशनलिज्म। और लेकिन एक और बड़ी बात है जो हमारे लिए बड़ी कंसर्न की बात है कि इस टाइम पे जब से नया CM आया है तमिलनाडु के अंदर,
वहां पे भी क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया। Actually, पहले बिल्कुल। पहले आपके आंध्र प्रदेश के अंदर कन्वर्शन का काम किया जा रहा था क्योंकि वहां पे क्रिश्चियन सीएम बन गया था, और जब से नायडू आए वहां पे कन्वर्शन का काम स्टॉप हो गया है। लेकिन अब दोबारा से तमिलनाडु के अंदर कन्वर्शन का काम चल रहा है, यानी कि बहुत तेजी से चल रहा है, और वहां पे हिंदुओं पे अटैक भी किए जा रहे हैं, लेकिन मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा। इवन अन्नामलाई चुप है क्योंकि उसको भी वहां पे इलेक्शन लड़ना है फ्यूचर के अंदर। लेकिन चलिए कुछ भी बात है, हमारी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया कि गवर्नमेंट इस टाइम पे बैन करने जा रही है जो भी हमारी एनजीओ है जिनको फॉरेन से पैसा आता है, और अगर पैसा आता है तो प्रॉपर चैनल से आए, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके आए, फिर गवर्नमेंट को बताया जाए कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। जैसे इस टाइम पे मदर टेरेसा की प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने का पूरा प्लान चल रहा है, और गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट इस टाइम पे किसी से डरती नहीं है। देखिए इस टाइम पे जो हमारा सिचुएशन है, पहले हम बड़ा घबराते थे यूएस से कि यूएस का अगर एम्बेसडर भी फोन करेगा तो हमारा प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो जाता था। आज वो टाइम नहीं है, आज हम किसी की परवाह नहीं करते, हम देखते हैं सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। आजकल उनका प्रेसिडेंट खड़ा हो जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखिए। हमने देखा तो G7 में भी देखा, इंडिया तो G7 का मेंबर नहीं है, मगर मोदी जी जाने के बाद किस तरीके से मतलब उनका मतलब वेलकम हुआ, बाकी जो यूरोपियन देश है उन्होंने कैसे मिला। और उसके बाद सबसे बड़े मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि दुनिया में रिसोर्सेस की कमी नहीं है मगर विश्वास की कमी है, और ये हिंट उन्होंने किसको दिया था सबको समझ में आ गया। और ये बात तो सही है कि यूएस पे कोई विश्वास नहीं कर सकते, किसी भी चीज का विश्वास नहीं कर सकते। शोविक, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आई थिंक सबको रियलाइज करना चाहिए, और हमने ये जो प्रोग्राम बनाया है इट हैज गॉट अ गुड मैसेज। एंड अगर लोगों को समझ आती है बात, गवर्नमेंट को तो समझ आ गई है, लेकिन लोगों को भी समझ आना जरूरी है, बिकॉज दिस इज डेमोक्रेसी, कि व्हाई इज गवर्नमेंट डूइंग दिस, यू नो, फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। वो देश सर्वोपरि को रखने के लिए ये कर रहे हैं, एंड सूनर इट हैपेंस बेटर इट विल बी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच। और यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। आप खत्म करने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। भारत सत्यमेव जयते एंड वंदे मातरम। वंदे मातरम।